म्यूचुअल फंड एक जरिया है, तो पैसा एंड ऑफ द डे कस्टमर का है, उन्हीं को ही मिलेगा। यहाँ पर फ्रॉड वगैरह होने के चांसेस नहीं है? नहीं, यहाँ पे बहुत, इंडिया में इनफैक्ट बहुत ही सही सिस्टम में बनाया हुआ है। तो यहाँ पर कुछ जो कंपनीज होते हैं, जैसे कि कुछ ऐप्स होते हैं, जीरोधा ऐप हो गया, ग्रो ऐप हो गया, या फिर कुछ कंपनीज भी होते हैं, HDFC म्यूचुअल फंड हो गया, निपॉन इंडिया हो गया, तो इनमें थोड़ा आप बताएंगे कि इनका काम क्या है? तो मार्केट रिस्क है इसमें, ये बताया जाता है। पहले बताया जाता है कि सही है, फिर लास्ट में उसी एड में ही आता है, उसी एड में पहले देखने को मिलता है कि म्यूचुअल फंड सही है, फिर लास्ट में बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, सही है। तो क्या किसके लिए सही है, कितना सही है? नेगेटिव नहीं है, क्यों मैं बता रहा हूँ। आप एक पर्टिकुलर कस्टमर अपना म्यूचुअल फंड रिडीम करना चाहते हैं और वहाँ पर कुछ झंझट आ रहा है, या किसी का डेथ हो गया तो नॉमिनेशन का कुछ, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारा का सारा पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दें। नहीं, मैं बोल रहा हूँ या फिर लगा सकते हैं म्यूचुअल फंड। विकास सर हमारे साथ बने हुए हैं, इनका म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 15 ईयर से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, और अब तक हमने जो टॉपिक्स लिए हैं बहुत ही ऊपर से टॉपिक्स लिए हैं। तो आज हम म्यूचुअल फंड क्या होता है इसको जानना चाहेंगे। तो मेरा सिंपल सा आपसे सवाल है कि अगर हम पूरा सिंपल से सिंपल तरह से समझना चाहें तो ये म्यूचुअल फंड होता क्या है? जैसे कि म्यूचुअल फंड है तो फंड का मतलब तो हो गया पैसा मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। ये म्यूचुअल क्या होता है? म्यूचुअल फंड वो ऐसा एक जरिया है, ठीक है, जहाँ पे बहुत लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। सब इन्वेस्टमेंट करते हैं, किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं? वो जब म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, हर म्यूचुअल फंड का, स्कीम का एक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। उसी को देखते हुए बहुत सारे लोग उसमें पैसा लगाते हैं। वो जो पैसा वहाँ पे इकट्ठा होता है, उसका एक फंड मैनेजर रहता है जो प्रोफेशनल होता है, वो उसको अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करता है। किस हिसाब से अलग अलग जगह पे लगाता है? जो उस फंड का ऑब्जेक्टिव रहेगा। आप देखे होंगे बहुत सारे फंड्स आता है, तो मान लीजिए कि आप एक इक्विटी फंड में पैसा लगा रहे हैं, तो फंड मैनेजर उसको फिर इक्विटी में, शेयर्स में एक्सपोजर लेगा, राइट। मतलब कि बहुत सारे लोग पैसा लगा रहे हैं और वो पैसा फिर एक जगह पे इकट्ठा होकर फिर इन्वेस्ट होने के लिए जा रहा है, इसलिए इसको म्यूचुअल फंड बोला जाता है। हाँ, मतलब ऐसे बोल सकते हैं, बहुत लोग म्यूचुअली कर रहे हैं एक चीज़, तो उसको म्यूचुअल फंड बोल सकते हैं। तो ये वो जरिया है जहाँ पे बहुत सारे लोग पैसा लगा रहे हैं, उसको एक फंड मैनेजर उसको अच्छे से मैनेज कर रहा है, उसको अलग अलग स्कीम के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहा है, और उस पर जो मुनाफा हो रहा है या जिस हिसाब से वो फंड का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, उसका बेनिफिट फिर अपना लोगों को मिलता है, इन्वेस्टर्स को मिलता है। तो इसको थोड़ा सा हम और थोड़ा डिटेल में जानना चाहेंगे कि मैंने अपना पैसा लगा दिया म्यूचुअल फंड में, मैंने अपना पैसा लगा दिया, तो वो पैसा फिर कहाँ गया, कैसे, उसका फिर क्या है, क्या हुआ उस पैसे? आपने पैसा म्यूचुअल फंड में लगाया, जैसे कि मान लीजिए मैंने 10,000 रुपये लगा दिए, ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ? वो 10,000 आपने म्यूचुअल फंड में लगाया, जिस फंड में लगाया उसका एक ऑब्जेक्टिव है कि वो किस पर्पस से, चलिए मान लीजिए मैंने इक्विटी फंड में लगा दिया, तो बेसिकली फंड मैनेजर देखेगा और उसको इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा, जो अलग अलग, मान लीजिए कि वहाँ पे म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप होते हैं, मिड कैप होते हैं, स्मॉल कैप होते हैं, मल्टी कैप होते हैं, फ्लेक्सी, बहुत सारे प्रकार के म्यूचुअल फंड। तो उसका जो नेचर है या ऑब्जेक्टिव है, एक तरह से आप मान लीजिए, उस हिसाब से उसमें वो स्टॉक खरीदते हैं। आपने पैसा दिया, उसको फंड मैनेजर मैनेज करके उसको एक स्टॉक पे या फिर जहाँ पे जो उसका पोर्टफोलियो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा। तो आप बोल रहे हैं कि मेरा पैसा एक्चुअली गया कहाँ? तो आपका पैसा उसी स्टॉक्स में जा रहा है जो स्टॉक्स उसके पोर्टफोलियो में है। ओके। तो यहाँ पर कुछ जो कंपनीज होते हैं, जैसे कि कुछ ऐप्स होते हैं, जीरोधा ऐप हो गया, ग्रो ऐप हो गया, या फिर कुछ कंपनीज भी होते हैं, HDFC म्यूचुअल फंड हो गया, निपॉन इंडिया हो गया, तो इनमें थोड़ा आप बताएंगे कि इनका काम क्या है, यहाँ पर फंड मैनेजर क्या है और प्लेटफॉर्म या क्या होता है, ये सब क्या होता है? देखिए, फंड मैनेजर जो होता है वो एक प्रोफेशनल होता है, क्वालिफाइड बंदा होता है, जिसका काम है कि उस फंड में जो पैसा आ रहा है उसका देखभाल करना। जैसे कि मैं अगर ग्रो ऐप में पैसा लगा रहा हूँ तो ग्रो ऐप में कोई फंड मैनेजर होंगे? नहीं, वो एक एप्लीकेशन है, वो एक जरिया है जिसके जरिए आप पैसा लगा रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो पर्टिकुलर स्कीम में। जैसे कि मैं मान लीजिए मैं ABC इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आप कहीं से भी इन्वेस्टमेंट करिए, किसी एप्लीकेशन से करिए, किसी के जरिए करिए, या फिर खुद अपने से करिए। जब आप वो ABC म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पैसा ABC म्यूचुअल फंड को आ रहा है, और उसका जो फंड मैनेजर है वो ABC म्यूचुअल फंड को जहां इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, नेचर है, उसी हिसाब से उसको मार्केट में लगाएगा। तो इसमें आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहाँ से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो सब मायने नहीं रखता है, आप उस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं।
उसके बाद अगर मुझे पैसा निकालना होगा, फिर उसका वो फिर कहाँ से घूम के आता है वो पैसा? जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने पैसा डाल दिया, फिर 2 महीने बाद मैंने पैसा निकाल दिया, तो वो कैसे आएगा? वो पैसा आता कैसे? उसका बिल्कुल उल्टा रूट से आएगा। आपने पैसा दिया था तो उसने लिया और उसको उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया था जहाँ पे करना चाहिए था। जब आप निकालेंगे तो वहाँ बेचेगा, और वो जो पैसा उसको मिलेगा बेच के, वो फिर आपके पास जाएगा, और वो उसी प्राइस में जाएगा जो उस प्राइस में उस दिन रहेगा। आपने एक दिन इन्वेस्ट किया था, वहाँ पे एक लेवल है मार्केट का, या फिर जहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका जो प्राइस है उस पर लग रहा है, और जब आप निकाल रहे हैं वो जिस प्राइसिंग में उस दिन जो चल रहा है उसी प्राइस में वो मतलब मार्केट में सेल होगा, और वो आपको पास ऑन किया जाएगा। तो देखिए, कहीं पर भी मैं किसी भी ऐप में चला जाऊँ, उसमें जैसे ही मैं जाता हूँ कि म्यूचुअल फंड में मुझे पैसा डालना है, तो इतने प्रकार के फंड आ जाते हैं, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, और पता नहीं क्या क्या, फिर फार्मा सेक्टर, क्या सेक्टर। तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मुझे कहाँ पर पैसा डालना है, कितने प्रकार का। अगर मैं ये समझ पाऊँ कि म्यूचुअल फंड का क्लासिफिकेशन क्या है, कितना प्रकार का होता है, तो मोटा मोटी मुझे आइडिया रहेगा कि हाँ, ये पैसा जो मैं डाल रहा हूँ ये यहाँ पर जा रहा है, ये यहाँ पर जा रहा है। तो ये कितने प्रकार का होता है म्यूचुअल फंड? देखिए, कोई भी चीज़ का अगर आप क्लासिफिकेशन करेंगे तो बहुत सारे बेसिस पे आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, है ना। ब्रॉडली अगर आप देखेंगे तो एक तो होता है, आप ज़्यादा जिसका नाम लिए, वो है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, जिसमें पैसा जो आप लगाते हैं वो अलग अलग शेयर में लगता है कंपनियों के, ठीक है। दूसरा होता है फिक्स्ड इनकम ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, जहाँ पे आप पैसा लगाते हैं तो जो मार्केट से लिंक्ड नहीं होता है, शेयर मार्केट से लिंक्ड नहीं होता है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगता है। तो एक हो गया इक्विटी, एक हो गया डेट। हाँ, क्योंकि ये ऑप्शन हमें दिखाते हैं, डेट म्यूचुअल फंड, इक्विटी। हाँ बिल्कुल, आपको हर सारा ऑप्शंस मिल जाएगा, है ना। उसमें और एक आता है हाइब्रिड ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, जो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो अब आप जो बोल रहे हैं, एक एक फंड का आप नाम लिए, वो सब क्लासिफिकेशन है। जब आप इक्विटी में चले जाते हैं, इक्विटी में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे लार्ज कैप मिलेगा जो बड़े बड़े कंपनी में लगाते हैं, मिड कैप मिलेगा जो उससे थोड़ा छोटे कंपनी में लगाते हैं, स्मॉल कैप मिलेगा जो थोड़ा छोटे कंपनी में लगाते हैं। मतलब लार्ज कैप मतलब बड़ा कंपनी, स्मॉल कैप मतलब उसको हमारा जो एमपी है उसको डिफाइन किया हुआ है कि जो 100 बड़े कंपनी है उसके लार्ज कैप बोला जाता है। वहाँ से 150 कंपनी को मिड कैप बोला जाता है। ऐसे ही वहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है। अब उसमें ये भी आता है, लार्ज एंड मिड कैप फंड भी आता है, ठीक है, जो लार्ज में भी लगाएगा, मिड में भी लगाएगा, एज पर प्रेस्क्राइब्ड लिमिट। तो ये अलग अलग क्लासिफिकेशन ऐसे हो सकता है कि कितने बड़े कंपनी में या कितने छोटे कंपनी में आप लगा रहे हैं। दूसरा होता है, और एक होता है जैसे थीमेटिक्स फंड होता है, जैसे आप बोले कि फार्मा फंड बोले, है ना, तो वो फंड सिर्फ फार्मा ओरिएंटेड कंपनी में ही लगाएगा, या फिर जो स्कीम का अब तक हम जो बात कर रहे हैं ये सब इक्विटी में आते हैं या क्या है? ये सब लार्ज, मिड, स्मॉल, फ्लेक्सी, मल्टी, ये सब जो हम बात कर रहे हैं ये सब इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स का सब क्लासिफिकेशन है। उसमें सेक्टरल्स आएंगे, थीमेटिक्स आएंगे, ये सब कुछ इक्विटी में ही आ जाएगा। ये सब इक्विटी में आएंगे। और हर स्कीम में अगर आप जब जाते हैं ना, उसका भी एक डिटेल्स लिखा हुआ रहता है कि वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करता है। हाँ, वो तो हमें पता चलता है कि कौन से, हाँ, तो आप कौन से जब आप बोले कि आप बहुत सारे फंड्स दिखा देता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको देखना है कि आपको किस तरह का फंड में लेना है, तो आप फिल्टर लगा लीजिए, या फिर उस तरह का उसी फंड को, उसी कैटेगरी को सर्च करिए। नहीं, तो होता क्या है ना कि हमें इतना मतलब देखकर कंफ्यूजन हो जाता है कि हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट यह है कि हमारा पैसा सेफ रहे और पैसा ग्रो करता रहे, पैसा बढ़ता रहे, अच्छा रिटर्न मिल जाए। तो इतना सारा ऑप्शन जब हम देते हैं तो घबरा जाते हैं कि क्या करना, कहाँ पर पैसा लगाएं। देखिए, मेरे हिसाब से तो आपको उसके दूसरे तरीके से देखना चाहिए कि आपके पास कितना पैसा है, उसको कितना रिस्क लेके आपको इन्वेस्ट करना है। अगर आपको रिस्क कम लेना है इक्विटी में ही, तो लार्ज कैप की तरफ जाइए। थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेना है तो उसके नीचे आइए। थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना है तो थीमेटिक सेक्टरल में जाइए। तो आप ये मत देखिए कि वहाँ पे 50 तो स्कीम है, उसमें ये रिटर्न आया है। रदर आप ये देखिए कि आपको क्या ज़रूरत है और आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। तो उस हिसाब से आप बेस्ट फिट क्या होगा आपके लिए वो ढूंढिए। तो मेरे लिए कौन सा बेस्ट फिट है वो मुझे दिमाग में रख के, दिमाग में मतलब आपको खुद को स्टडी करना पड़ेगा। हम पहले भी एक बार प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं और आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। मतलब कि अभी एग्जांपल अगर मैं पकड़ लूँ, मुझे फार्मा सेक्टर में पैसा लगाना है, तो फार्मा सेक्टर का भी मैं सेलेक्ट करके म्यूचुअल फंड में पैसा लगा। अगर आपको फार्मा में पैसा लगाना है या फार्मा सेक्टर ओरिएंटेड लगाना है, तो फार्मा ओरिएंटेड जो फंड्स हैं, सेक्टरल या थीमेटिक्स फार्मा ओरिएंटेड फंड्स हैं, उसमें डेफिनेटली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है वो फंड।
और आपको उसी सेक्टर में ही एक्सपोजर लेना है तो ये फंड आपके लिए सूटेबल है। लेकिन उस सेक्टर में चला जाऊँ तो उसमें फिर दिखाता है कि मिक्स फंड, स्मॉल कैप फंड, उसमें फिर अलग अलग फंड आ जाते हैं, तो क्या? नहीं, वो सेक्टरल फंड में फिर आपको वो क्लासिफिकेशन नहीं मिलेगा। क्लास या तो आप ऐसे सेक्टर या थीम के हिसाब से एक फंड होगा, या फिर आपको लार्ज मिड स्मॉल इस तरह का मिलेगा, और साइज के हिसाब से मिलेगा या फिर थीम के हिसाब से मिल जाएगा, आपको दोनों का मिक्स नहीं रहेगा। और जैसे कि स्टार्टिंग में एक कंपनी का नाम भी होता है, कि जैसे कि होता है कि XYZ ग्रोथ म्यूचुअल फंड ऐसा भी, या XYZ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ऐसा भी होता है। तो ये ग्रोथ म्यूचुअल फंड क्या है, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड क्या है, इसका क्लासिफिकेशन फिर क्या है? नहीं, देखिए, पहले जो आप XYZ बोल रहे हैं वो होता है कंपनी का नाम, कि उस फंड को कौन सा कंपनी मैनेज कर रहा है ना। दूसरा, उसके बाद ज़्यादातर लोग लिखते हैं, ज़्यादातर फंड्स में रहता है कि वो किस थीम में या फिर वो किस कैपिटल, मतलब आप अगर मान लीजिए वो लार्ज कैप फंड है तो XYZ लार्ज कैप फंड के मतलब हो गया ये फंड XYZ कंपनी मैनेज करता है। ये लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड है, मतलब ये जो 100 बड़े कंपनियां ज़्यादातर हिस्सा उस फंड का वहाँ इन्वेस्टमेंट होगा, और उसके बाद उसका ऑप्शंस प्लान्स वो सब अलग रहता है। तो देखिए, एक फंड आता है जब हम सर्च करते हैं तो हाइब्रिड फंड, जैसे कि हमने बात किया कि डेट फंड है, इक्विटी फंड है, तो हाइब्रिड फंड क्या है, इसको थोड़ा आप अगर समझाएंगे। देखिए, डेट हो गया, समझ गए, जो मार्केट लिंक्ड नहीं है, जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाता है। इक्विटी हो गया, जो इक्विटी शेयर्स में पैसा लगाता है। हाइब्रिड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें एग्रेसिव जो हाइब्रिड्स होते हैं वो इक्विटी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड्स होते हैं उसमें वो लोग डेट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं और छोटा हिस्सा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसमें एक डायनामिक एसेट एलोकेशन भी आता है, जो फंड मैनेजर मार्केट का सिचुएशन देखते हुए उसका डेट और इक्विटी का कंपोजिशन को बदलता रहता है। ओके, अच्छा, इसको बदला भी जाता है कि अगर मैं हाइब्रिड फंड ले रहा हूँ तो डेट इक्विटी ये कम ज़्यादा भी हो सकता है? नहीं, देखिए, वो वही बोल रहा हूँ कि जब आप स्कीम देखेंगे, स्कीम में सब कुछ मेंशन रहता है, डिटेल मेंशन रहता है। वो डायनामिक एसेट एलोकेशन है तो फंड मैनेजर उसमें जो डेट इक्विटी का जो परसेंटेज है एज पर द स्कीम गाइडलाइन उसमें उतार चढ़ाव कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे चेंज नहीं करते हैं। वो लोग एक फिक्स्ड रेशियो भी रखते हैं। तो जब आप हाइब्रिड फंड चूज करते हैं तो दो चीज़ देखना होता है, क्यों आप हाइब्रिड ले रहे हैं, कि आपको पूरा रिस्क ही नहीं जाना है तो दोनों का कॉम्बिनेशन रह रहा है, राइट। किस तरह का कॉम्बिनेशन लेंगे वो आपको चूज करना होगा। आपको अगर थोड़ा ज़्यादा सेफ रहना है तो डेट ओरिएंटेड लीजिए, आपको थोड़ा रिस्क लेना है तो इक्विटी ओरिएंटेड लीजिए, आप फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ देना है तो आप डायनामिकली मैनेज्ड एसेट क्लास भी ले सकते हैं। एड चलता है म्यूचुअल फंड का, जो एडवर्टीजमेंट होता है उसमें दिखाया जाता है कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है बताया जाता है। बड़े बड़े क्रिकेटर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, वो लोग एड्स करते हैं म्यूचुअल फंड्स का, लेकिन फिर लास्ट में बोलते हैं कि दिस इन्वेस्टमेंट इज रिलेटेड टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स, इस तरह से बोलते हैं। तो मार्केट रिस्क है इसमें, ये बताया जाता है। पहले बताया जाता है कि सही है, फिर लास्ट में उसी एड में ही आता है, उसी एड में पहले देखने को मिलता है कि म्यूचुअल फंड सही है, फिर लास्ट में बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, सही है। तो क्या किसके लिए सही है, कितना सही है, इसके फ़ायदे क्या क्या है, नुकसान क्या क्या है? आप पहले इसके फ़ायदे बताना चाहेंगे या नुकसान बताना चाहेंगे, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। नहीं, मेरे हिसाब से तो म्यूचुअल फंड बहुत सही है, ठीक है, और बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो आप ये सोचिए फ्रॉम ए रिटेल कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू कि उनको एक प्रोफेशनल मैनेजर मिल जाता है, ठीक है, जो उनके बिहाफ पे देख के अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करता है, एक थोरो एनालिसिस करके, क्वालिफाइड प्रोफेशनल है ना, एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिल जाता है। दूसरा क्या है, आज के दिन में कोई शेयर बहुत ज़्यादा प्राइस में है, कोई शेयर कम प्राइस में है, लेकिन आप एक छोटा सा अमाउंट पे लेके एक बहुत बड़े पोर्टफोलियो में 30 शेयर, 40 शेयर, 50 शेयर, 60 शेयर, जितना भी शेयर उस स्कीम में है वो पूरा पोर्टफोलियो में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक छोटे से अमाउंट से। छोटे से अमाउंट से मतलब कितना अमाउंट? मान लीजिए कि आप 5,000 रुपये लगाते हैं, ठीक है, तो 5,000 रुपये में आप एक 50 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसी जिस प्रोपोर्शन में पोर्टफोलियो में है। क्योंकि आप अगर एक एक शेयर खरीदने जाएंगे तो फिर आएगा नहीं, और आएगा तो भी आप उसको सही तरह से डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते हैं। तो एक दूसरा बहुत सारे लोगों को नॉलेज भी नहीं रहता, यहाँ पर फंड मैनेजर रहते हैं हमारा पैसा जो को मैनेज करने के लिए म्यूचुअल फंड में, और डायरेक्टली हम करने जाएंगे शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे तो गलती होने का चांस है। वो तो मैंने बोला कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिल जाता है, ये एक फ़ायदा हो गया मतलब। दूसरा, आपको एक छोटा सा अमाउंट में आप बहुत अच्छे से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, छोटा अमाउंट से भी शुरुआत कर सकते हैं। लिक्विडिटी बहुत इजीली हो जाता है, आप बहुत इजीली मॉनिटर कर सकते हैं, कन्वीनियंटली उसको
इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जब देखिए, जरूरत जब भी पड़े। हम एफडी में पैसा लगाते हैं तो उसमें लिक्विडिटी बहुत ही अच्छा रहता है। जैसे मैं आज पैसा लगा रहा हूँ, कल भी निकाल लेता हूँ। तो क्या म्यूचुअल फंड में ये पॉसिबल है? ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्कीम में है, ठीक है। ओके। म्यूचुअल फंड में एक दिन से लेके आप बहुत लंबा टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करने का हर तरह का स्कीम है। अगर आपको कितना टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सोच के वो स्कीम लेना चाहिए। जैसे मैं पहले भी बोला हूँ कि अगर आप 1 दिन 2 दिन 10 दिन महीना ऐसे कम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अप्रोप्रिएट स्कीम लीजिए। एक्चुअली होता क्या है ना, कभी कभी इमरजेंसी आ जाता है। जैसे कि हम थोड़ा पैसा लगा लेते हैं, एसआईपी कर लेते हैं, बीच में 1 ईयर का करके हम चल लेते हैं, लेकिन बीच में 3 महीने बाद 6 महीने बाद पैसा निकालना पड़ रहा है, कुछ इमरजेंसी पड़ जाता है, तो उसमें लिक्विडिटी कैसा रहता है अगर वो लॉक इन स्कीम नहीं है, और ज़्यादातर स्कीम मोस्टली ओपन एंडेड ही होते हैं, वहाँ पे एक स्मॉल अमाउंट का एग्जिट लोड रहता है। कोई स्कीम में 1 महीना, कोई स्कीम में 6 महीना, कोई स्कीम में 1 साल, वो आप जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस डॉक्यूमेंट में आपको मिल जाएगा। तो अगर बहुत इमरजेंसी एग्जिट लोड कितना परसेंट का होता है? नॉर्मली कितना परसेंट का रहता है? नहीं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। जैसे मैंने बोला कि अलग अलग म्यूचुअल फंड का अलग अलग होता है, बट नॉर्मली इक्विटी स्कीम्स में अगर आप जाएंगे 1 साल 1% नॉर्मली होता है, लेकिन कुछ में कम भी होता है। तो क्या ये एक नेगेटिव नहीं हो गया हमारे लिए कि एग्जिट लोड, हम अपना पैसा निकाल रहे हैं तो उसमें फिर एग्जिट लोड दे रहे हैं? देखिए, ये नेगेटिव नहीं है। क्यों मैं बता रहा हूँ, आप एक पर्टिकुलर समय सोच के आए थे इस प्रोडक्ट में, और जो पोर्टफोलियो मैनेजर है उसी हिसाब से उसको इन्वेस्ट करना चाहता है। अगर आप एक प्रॉपर टाइम नहीं देंगे या फिर एक प्रॉपर टाइम उसको सोचने के लिए नहीं होता देंगे। क्या है कि हम तो टाइम देना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि मेरे सर्कल में भी बहुत सारे लोग हैं, इमरजेंसी हम लोगों को पड़ता रहता है। हाँ, ठीक थोड़ा है। पैसा डाल दिया, फिर निकालना पड़ता है। अगर ऐसा रेयर केस में कुछ होता है तो ऑप्शन है कि आप एग्जिट लोड लेके ले सकते हैं। है ना? मतलब ऑप्शन और है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरह का स्कीम है। स्कीम तो और भी आपके लिए है। और मैं तो जब भी बोलता हूँ कि आप स्कीम मत देखिए, मैं पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग करिए। एक इमरजेंसी फंड आपका अलग से होना चाहिए। एक लंबा टाइम के लिए जो पैसा रख सकते हैं वो इक्विटी में जाइए। उसके बीच में डेट ओरिएंटेड फंड चाहिए। तो आप, ऐसा तो नहीं है कि सारा पैसा जो है आप सारा पैसा एक ही स्कीम में, एक ही इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं। तो एक तो प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, एक हिस्सा इमरजेंसी फंड के लिए भी रहना चाहिए। लेकिन फिर भी हो सकता है कि किसी को फिर भी जरूरी पड़ जाए, जरूरी पड़ता है, तब उस केस में फिर पैसा निकाल सकते हैं, इशू नहीं है कुछ। ओके, तो ये एक फायदा हो गया, छोटा अमाउंट हम लेके जा सकते हैं, लिक्विडिटी भी अच्छा है। हाँ, दूसरा वेल रेगुलेटेड है म्यूचुअल फंड, एक प्रॉपर गाइडेंस के हिसाब से। तो यहाँ पर फ्रॉड वगैरह होने के चांसेस नहीं है? नहीं, यहाँ पे बहुत, इंडिया में इनफैक्ट बहुत ही सही सिस्टम में बनाया हुआ है। बहुत रेगुलेटेड है ना। तो जो सिस्टम जैसे बनाया हुआ है उसमें बहुत ऐसा हो ही नहीं सकता काइंड ऑफ। देखिए, आजकल तो बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं जिनके थ्रू में म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट होता है। इनफैक्ट यूपीआई ऐप्स भी जो हैं उनमें भी म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आ गया। तो हम इन्वेस्ट कर लेते हैं कहीं पर पैसा, और अगर वो ऐप बंद हो गया या वो कंपनी इंडिया छोड़कर चला गया या ऐसा कुछ हो गया, रातों रात भी हो जाता है, ऐसा हुआ भी है शायद, मैं क्लियर नहीं हूँ, तो हमारा पैसा फिर कहाँ जाएगा? नहीं, देखिए, में जो पैसा है, मैं फिर से पहले भी बोला था कि आप किस जरिए से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो मायने नहीं रखता है। आप एक फंड हाउस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका पैसा वहाँ है। किसके जरिए किए थे वो मैटर नहीं करता है। तो अगर वो प्लेटफॉर्म चला भी गया तो वो जो फंड हाउस है वहाँ से हम पैसा बिल्कुल कर जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपके डिटेल्स के साथ, आपके केवाईसी के साथ वो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो आप अपना केवाईसी डिटेल्स देंगे तो इजीली ट्रेस हो जाएगा। हाँ, उसका तो एक पीडीएफ फाइल या कुछ भी मिल जाता है शायद, मैं अगर आपको गलत नहीं हूँ, बहुत रेगुलेटेड है, आपको पोर्टफोलियो मिलता है, आपको स्टेटमेंट मिलता है, वो म्यूचुअल फंड में एक फोलियो नंबर होता है टू आइडेंटिफाई, वो लेके जाइए उस फंड हाउस को, सारा डिटेल्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर सिक्योरिटी सेफ्टी का इशू नहीं है, मतलब वो बहुत वेल रेगुलेटेड है, बहुत ही वेल रेगुलेटेड। तो ये तो फायदा हो गया। नुकसान क्या है? मार्केट रिस्क क्यों बोला जाता है? नहीं, मार्केट रिस्क क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वहाँ पे कोई गारंटी नहीं होता है। ठीक है, आप कोई भी स्कीम में करते हैं, जिस प्राइस में आप खरीद रहे हैं और जब आप सेल करने जा रहे हैं जो प्राइस रहता है उसी में आपका खरीदना और सेलिंग होता है, मतलब बेचना होता है। तो क्योंकि ये मार्केट में जो प्राइस उस दिन रहता है उसी से होता है, तो हम उसको बोलते हैं कि आप मार्केट का जोखिम ले रहे हैं, जो रिस्क। तो यहाँ पर मैं जोखिम ले रहा हूँ, तो इसको फिर क्यों बोला जाता है कि ये सही है? आप एक सेफ्टी में जाना चाहते हैं तो आपको मान लीजिए कि एक्स रिटर्न मिल रहा है, आप मार्केट प्रोडक्ट में इसलिए आते हैं कि शायद आपको वहाँ से 2% या 3% ज़्यादा मिले। तो जब आप ज़्यादा रिटर्न के लिए उम्मीद कर रहे हैं
तो उसके साथ में आपको थोड़ा सा मार्केट रिस्क लेना रिस्क पड़ भी सकता लेना है। पड़ेगा। और मार्केट रिस्क मतलब हम क्या बोलते हैं कि ये जो उतार चढ़ाव वो तो होता ही है, वो तो मार्केट का नेचर ही है। तो उसमें मुझे रिस्क नहीं लगता, रदर मुझे लगता है कि वो अपॉर्चुनिटी है कि इन्वेस्टर्स उसमें नीचे में खरीद सकते हैं, है ना, और उसमें एसआईपी करके उसको एवरेज आउट कर सकते हैं, या फिर उसको लंबा टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसपे ये उतार चढ़ाव का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपका जो इन्वेस्टमेंट आउटकम होता है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप 1 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो वोलेटिलिटी या फिर जो उतार चढ़ाव का जितना असर दिखता है, आप 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उतार चढ़ाव का उतना असर उसमें नहीं दिखता है। ओके। तो एक तो आपको सही प्रोडक्ट चूज करना है जितना टाइम के लिए आप छोड़ सकते हैं। दूसरा, अगर आप जैसे आप बोल रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में आप देना है तो शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट लीजिए फिर। अच्छा, म्यूचुअल फंड में ऐसा कोई नहीं है कि हमें लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट ही लेना है, शॉर्ट टर्म भी ले सकते हैं? बिल्कुल, आप 1 दिन से लेके आप बहुत लंबे टाइम तक जैसे आपका ज़रूरत है वैसे प्रोडक्ट आपको म्यूचुअल फंड में मिल जाएगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जाके सिर्फ एक ही तरह का फंड चूज करें। आपको लगता है कि 2 महीने बाद आपको पैसों का ज़रूरत पड़ेगा, आप ऐसे प्रोडक्ट लीजिए जो 2 महीने में आपको के लिए सजेस्ट अच्छा, किया ये जाता जो है। प्रोडक्ट्स हैं ये अभी रिसेंटली आए हैं या ये पहले से हमें मालूम नहीं होता? नहीं नहीं, म्यूचुअल फंड का हिस्ट्री हमारे कंट्री में मतलब बहुत पहले से लंबा है। ओके ओके। तो इसका तो और क्या नुकसान होता है? आपका जैसे 15 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई कस्टमर अपना म्यूचुअल फंड रिडीम करना चाहते हैं और वहाँ पर कुछ झंझट आ रहा है, या किसी का डेथ हो गया तो नॉमिनेशन का कुछ इशू है? नहीं नहीं, क्या ऐसा कुछ सबका होता है? बहुत रेगुलेटेड है, सबका वेल सेट प्रोसेसेस है। अगर किसी को कुछ इश्यू होता है तो देन कोई भी जो भी एएमसी में इन्वेस्टमेंट किए हैं म्यूचुअल फंड हाउस में उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनका सर्विस टीम रहते हैं, दे हेल्प देम टू सॉल्व इट आउट। तो ये सब देखिए, ये सब जो प्रोसेस ओरिएंटेड बाधाएं होता है ये तो हर ऑर्गेनाइजेशन में आ सकता है या हर इंडस्ट्री में आ सकता है, ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। लेकिन क्या ये सॉर्ट आउट हो जाता है? बिल्कुल सॉर्ट आउट मिल जाता है, कस्टमर को पैसा मिल जाता है? बिल्कुल सॉर्ट आउट होता है। देखिए, म्यूचुअल फंड लोगों का पैसा उनके लिए ही एक जगह पे इन्वेस्ट करके उससे जितना भी मतलब वो लोग जो भी परफॉर्मेंस रहता है वो कस्टमर का होता है। म्यूचुअल फंड एक जरिया है, तो पैसा एंड ऑफ द डे कस्टमर का है, उन्हीं को ही मिलेगा। तो इसमें और क्या नुकसान होता है अगर आप बताना चाहें? आपने तो फायदे बहुत सारे गिना दिए, एक दो नुकसान आप जब तक हमें नहीं बताएंगे हम आपको छोड़ेंगे नहीं, ये सेशन कंप्लीट ही नहीं होगा। नहीं, तो मैं नुकसान क्या हो सकता है? वही बोल रहा हूँ कि इतना सालों से मैं काम कर रहा हूँ, जेन्युइनली मुझे कोई नुकसान ऐसे नहीं दिखता है। इनफैक्ट आपके मन में कुछ आ रहा है तो मैं उसको नहीं, मेरे मन में देखिए एक बात आ रहा है कि मैं अगर बैंक एफडी करूं तो उसमें क्या होता है कि एक क्लॉज होता है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर 1 रुपया भी कहीं इधर उधर नहीं होगा। जैसे कि मेरे कहने का मतलब है 50,000 मैंने आज डाल दिया, कल निकाल लिया, तो उसमें प्रोविजन रहता है। एफडी में क्या होता है कि पेनल्टी लगता है, जो भी पेनल्टी लगता है वो इंटरेस्ट के ऊपर लगता है। आपका प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर 50,000 मैंने इन्वेस्ट किया तो उसका 1 रुपया भी इधर से उधर नहीं होगा, चाहे मार्केट इधर हो जाए उधर हो जाए जो भी हो जाए, तो उसके ऊपर। लेकिन म्यूचुअल फंड में मुझे जहाँ तक पता है, अगर मैं 50,000 डाल रहा हूँ और 2 महीने बाद निकाल रहा हूँ, मार्केट अगर उतार चढ़ाव कुछ हो रहा है तो शायद मुझे 40,000 ही मिलेगा या उससे भी कम मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। नहीं देखिए, तो क्या ये नेगेटिव पॉइंट है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए, मार्केट में उतार चढ़ाव है, ठीक है, तभी वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। आज के दिन में इसमें बहुत ज़्यादा लोग क्यों नहीं आए हैं? क्योंकि उनको उतार चढ़ाव पसंद नहीं है। और जिसको उतार चढ़ाव पसंद नहीं है उसके लिए वो सब प्रोडक्ट है जहाँ पे उसको गारंटी मिलता है। ठीक है, जब वो आ रहे हैं उनको सही तरफ से समझ के आना चाहिए कि हम कोई भी कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई भी एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हर किसी का एक उतार चढ़ाव होता है। क्या सोना का प्राइस ऊपर नीचे नहीं होता है? वो तो होता है, वो भी होता है। तो वो जब आप खरीदते हैं आपको समझना पड़ेगा कि आप कहाँ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, मतलब सही से उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि क्योंकि इतने सारे स्कीम होते हैं, प्रॉपरली थोड़ा स्कीम से भी वो फर्क नहीं पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि आप कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वहाँ पे क्या उतार चढ़ाव हो सकता है, और उतार चढ़ाव जो होगा उसको मैनेज के लिए आपको क्या करना पड़ सकता है। मान लीजिए कि आपको ये रोज का उतार चढ़ाव अच्छा नहीं लगता है तो SIP कर लीजिए या फिर STP कर लीजिए जो सिस्टमेटिक वे में वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है। तो उसमें ये कोई नेगेटिव पॉइंट, देखिए उतार चढ़ाव तो उस प्रोडक्ट एसेट क्लास का नेचर है और वो जहाँ इन्वेस्टमेंट करता है उसका नेचर है, तो यहाँ पे वो रहेगा ही रहेगा। लेकिन कस्टमर को देखना पड़ेगा कि वो कौन सा अमाउंट यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, ऐसा कोई ऑप्शन भी है कि हम म्यूचुअल फंड में तो पैसा डालना चाहते हैं लेकिन थोड़ा हम सेफ खेलना चाहते हैं, जैसे PSU में पैसा डालना चाहते हैं या गोल्ड में, डिजिटल गोल्ड में पैसा डालना? म्यूचुअल फंड के जरिए आप इन्वेस्टमेंट कोई पर्टिकुलर सेक्टर में भी कर सकते हैं,
गोल्ड में भी कर सकते हैं, आप डेट में भी कर सकते हैं। डेट में मार्केट लिंक नहीं रहता है, वहाँ अलग तरह का फैक्टर्स प्ले करता है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नॉर्मली वो गोल्ड का रिटर्न मिमिक करता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है और कितना दिन के लिए कर रहे हैं और कितना रिस्क लेना चाहते हैं। तो वो आप बिल्कुल हर तरह का ऑप्शंस रहता है, आप वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या पूरा एक कस्टमर के लिए पूरा ट्रांसपेरेंसी रहता है कि जो भी लिखा रहता है, स्कीम डॉक्यूमेंट रहता है, तो क्या ट्रांसपेरेंसी मेंटेन किया जाता है? एब्सोल्यूट क्या ट्रांसपेरेंट रहता है। आपको हर महीना हर फंड हाउस एक फैक्ट शीट पब्लिश करते हैं जिस पे आप जो स्कीम में इन्वेस्टमेंट किए हैं उसका डिटेल्स रहता है, वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है उसका डिटेल्स रहता है, उसका और भी बहुत सारे डिटेल्स रहता है। जब आप उस पेज में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट होता है ये चीज़, प्रोसेस बहुत ट्रांसपेरेंट है और बहुत रेगुलेटेड है। मेरा मानना ये है कि आपको उस पर एक बार समझ के इन्वेस्टमेंट करिए ताकि आप ये भी समझ सकते हैं कि आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपके पास 100 रुपये, हम बार बार बोलते हैं कि डाइवर्सिफाई करिए, अलग अलग जगह पे लगाइए, आपका कितना रिस्क है, कितना दिन के लिए छोड़ सकते हैं, कितना लंबा रख सकते हैं, वो सब सोच के लगाइए। उस तरह का एसेट क्लास लीजिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारा का सारा पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दिया। नहीं, मैं बोल रहा हूँ या फिर लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड एक जो हम बात कर रहे हैं उसमें अलग अलग तरीके के फंड है। मैंने बोला कि उसमें गोल्ड ओरिएंटेड भी फंड्स हैं, इक्विटी ओरिएंटेड भी फंड है, वहाँ पे डेट ओरिएंटेड भी फंड है। तो अगर आप यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम म्यूचुअल फंड जब बोल रहे हैं तो सब आ जा रहा है उसमें। और नॉर्मली मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं एक्स अमाउंट लगा रहा हूँ म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड्स में मैं लगाना चाहता हूँ, लेकिन उसमें डाइवर्सिफाई करके थोड़ा सेफ, कुछ पोर्शन थोड़ा सेफ खेल रहा हूँ, कुछ पोर्शन में थोड़ा रिस्क ले रहा हूँ, क्या ऐसा भी पॉसिबल है? हाँ, आप एक फंड है उसका 10 फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अलग अलग फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप। सारा के सारा पैसा वहाँ पर भी मुझे लो रिस्क वाले ऑप्शंस मिल जाते हैं। हाँ, वहाँ पे भी ऑप्शंस हैं। इनफैक्ट आप जब प्रोडक्ट में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा रहता है कि ये प्रोडक्ट में कितना रिस्क है। वो ग्राफ आप चेक कर सकते हैं। तो आप जब हम जब म्यूचुअल फंड बोलते हैं उसमें बहुत सारे और अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हैं। सारा म्यूचुअल फंड एक जैसे बिहेव नहीं करता है। मतलब सही प्रोडक्ट के साथ जाना। हाँ, मतलब म्यूचुअल फंड में बहुत सारे स्कीम्स रहते हैं और सारा स्कीम्स अलग अलग तरह से बिहेव करेंगे। आपको वो स्कीम चूज करना पड़ेगा जो आपको सूट करता है। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा समराइज करना चाहें कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, किसी को आपको समझाना हो, बिल्कुल ही बिगिनर है, तो कैसे आप उसको? देखिए, म्यूचुअल फंड मतलब एक, फिर से मैं बोल रहा हूँ, वो एक ऐसा जरिया है जहाँ पे बहुत सारे लोग एक फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उस फंड का नेचर और ऑब्जेक्टिव को देख के उसको एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उसको मैनेज करता है। वो उसी ऑब्जेक्टिव को देखते हुए उसको अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करता है और उसमें से जो फ़ायदा आएगा उसको इन्वेस्टर्स को पास ऑन करने की कोशिश करता है। अब इस पे जो इन्वेस्टर आता है, जितना लंबा टाइम तक बने रहता है या जितना टाइम तक बने रहता है, उसका फ़ायदा उसको इन्वेस्टर्स को ही मिलता है। तो यहाँ पे जो भी फंड का परफॉर्मेंस रहेगा वो पास ऑन किया जाएगा इन्वेस्टर्स को। तो ये सिंपल है, आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है कि वो कहाँ कितना इन्वेस्ट कर रहा है। बेसिक नॉलेज तो सबको होना चाहिए, लेकिन बहुत डीप में अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो काम आपके लिए वो फंड मैनेजर करके देता है। तो एक तरह से आप ये मान के चलिए कि जहाँ पे जो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आप अपना टाइम वहाँ पे लगा सकते हैं और आपका जो फिनांस हो गया है, फिर आपका जो एक्सपर्टीज़ जो आप समय के अभाव से या किसी भी कारण से गेन नहीं कर पा रहे हैं, वो आपके लिए फंड मैनेजर करके देता है। मतलब मैंने पैसा लगा दिया, उसके बाद उसको मैनेज करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फंड मैनेजर के ऊपर एक तरह से। हाँ, उस फंड को मैनेज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड मैनेजर। लेकिन मुझे देखना पड़ेगा कि मैं इक्विटी में डाल रहा हूँ या डेब्ट में डाल रहा हूँ, कहाँ पे डाल रहा हूँ, वो मुझे सेलेक्ट करके उस हिसाब से। हाँ, क्योंकि वो फंड मैनेजर ना, जैसे मैंने बोला कि उस फंड को मैनेज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड मैनेजर का है। आपका टोटल कितना पैसा उसमें लगा रहे हैं, क्या कितना कर रहे हैं, वो आप अपने हिसाब से सोच के अपना एडवाइज़र से बात करके लगा सकते हैं। लेकिन फंड मैनेजर वो नहीं देखेगा कि इंडिविजुअली इन्वेस्टर्स का क्या, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसका काम ये है कि उस पर्टिकुलर फंड को मैनेज करना। ओके, तो ठीक है, इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।